नमस्ते पार्थ। चलो आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पर बात करते हैं जो तुम्हारे पढ़ाई और भविष्य के लिए बहुत काम आएंगी। जैसा कि तुम जानते हो, वित्तीय और व्यावसायिक दुनिया में इन शब्दों का बहुत महत्व है। मैं तुम्हें हर शब्द को कहानी की तरह समझाऊंगा ताकि तुम उसे आसानी से समझ सको और याद रख सको। वित्तीय और व्यावसायिक शब्दावली, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल टर्मिनोलॉजी। कमीशन। कमीशन, दलाली। इमेजिन करो, तुम एक रियल एस्टेट एजेंट हो। तुमने किसी को एक घर खरीदने में मदद की। जब वो घर बिक जाता है तो घर का मालिक तुम्हें उसकी कीमत का एक हिस्सा देता है। ये हिस्सा ही कमीशन है। ये एक तरह की फीस है जो कोई व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के बदले देती है, खासकर बिक्री या लेन देन में। उदाहरण, मान लो एक एजेंट ने एक 50 लाख रुपए का घर बिकवाया और उसे 2% कमीशन मिला, तो उसका कमीशन होगा 50 लाख टाइम्स फ्रैक्ट 200 इक्वल्स 1 लाख रुपए। 2. कन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन, अभिहरण। ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर सरकार से जुड़ा होता है। जब सरकार या कोई कानूनी प्राधिकारी किसी व्यक्ति की संपत्ति को कानूनी तौर पर बिना उसकी सहमति के अपने कब्जे में ले लेता है तो उसे कन्फिस्केशन कहते हैं। ये आमतौर पर तब होता है जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होता है। उदाहरण, अगर किसी अपराधी ने ड्रग्स बेचने से बहुत पैसा कमाया है तो पुलिस उसकी सारी संपत्ति जैसे घर, कार और बैंक अकाउंट को जब्त कॉन्फिस्केट कर सकती है। ये सरकार की कार्रवाई होती है ताकि गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को वापस लिया जा सके। 3. कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल, परिवर्तनीय। तुमने सुना होगा कि कुछ चीजें कन्वर्टिबल होती हैं, जैसे कन्वर्टिबल कार जिसकी छत खुल जाती है। वित्तीय दुनिया में इसका मतलब है कि एक वित्तीय साधन को किसी और वित्तीय साधन में बदला जा सकता है। सबसे आम उदाहरण है कन्वर्टिबल बॉन्ड। उदाहरण, मान लो तुमने एक कन्वर्टिबल बॉन्ड खरीदा। ये एक तरह का लोन है जो तुम किसी कंपनी को देते हो। इस बॉन्ड पर तुम्हें हर साल ब्याज इंटरेस्ट मिलता रहता है, लेकिन एक समय के बाद तुम्हारे पास ये विकल्प होता है कि तुम इस बॉन्ड को उसी कंपनी के शेयर्स में बदल सकते हो। अगर कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उसके शेयरों की कीमत बढ़ रही है तो बॉन्ड को शेयरों में बदलना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। 4. करेंसी। करेंसी, मुद्रा। यह सबसे आसान शब्द है। करेंसी किसी भी देश का पैसा होता है जिसे वहां कानूनी तौर पर लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सिक्के या नोट के रूप में हो सकता है। उदाहरण, भारत की करेंसी रुपया, रुपी है, अमेरिका की डॉलर, डॉलर है और जापान की येन, येन है। 5. करंट। करंट, मौजूदा। वित्तीय संदर्भ में करंट का मतलब होता है मौजूदा या वर्तमान। यह अक्सर किसी खाते की स्थिति या किसी संपत्ति की मौजूदा स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ये एक बैंक खाता है जो व्यवसायियों के लिए होता है, जिसमें वे दिन में कई बार पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसमें कोई सीमा नहीं होती। करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वे संपत्तियां जो एक साल के भीतर नकद में बदली जा सकती हैं, जैसे कि स्टॉक या डेटर्स जिनसे पैसे लेने हैं। डिविडेंड। डिविडेंड, लाभांश। इमेजिन करो, तुम और तुम्हारे कुछ दोस्त मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हो। साल के अंत में बिजनेस को बहुत मुनाफा प्रॉफिट हुआ। तुम सब उस मुनाफे को आपस में बांट लेते हो। यह बांटा हुआ मुनाफा ही डिविडेंड कहलाता है। उदाहरण, जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो उस मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयरधारकों शेयर होल्डर्स को देती है। ये डिविडेंड कहलाता है। अगर किसी कंपनी ने प्रति शेयर 5 रुपए का डिविडेंड घोषित किया और तुम्हारे पास उस कंपनी के 100 शेयर हैं तो तुम्हें कुल 100 टाइम्स 5 रुपीज इक्वल्स 500 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। 7. डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन। किसी भी काम को सही और व्यवस्थित तरीके से करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि किसी भी लेन देन, प्रक्रिया या घटना से जुड़े सभी लिखित सबूतों को इकट्ठा करना और संभाल कर रखना। उदाहरण, जब तुम बैंक से लोन लेते हो तो तुम्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप आदि जमा करने पड़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि हर बात का रिकॉर्ड रहे और कोई विवाद न हो। 8. एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन। ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर चेक या बीमा, इंश्योरेंस से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी वित्तीय दस्तावेज जैसे चेक के पीछे अपने हस्ताक्षर करके उसे किसी और व्यक्ति को दे देता है तो उसे एंडोर्समेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि अब वो दूसरा व्यक्ति उस दस्तावेज का मालिक हो गया है। उदाहरण, मान लो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 10,000 रुपए का एक चेक दिया। तुम बैंक जाने के बजाय उस चेक के पीछे अपने हस्ताक्षर करके उसे अपने छोटे भाई को दे सकते हो। अब तुम्हारा भाई वो चेक बैंक में जमा करा सकता है। तुमने उस चेक का पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट कर दिया। 9. एक्सचेंज। एक्सचेंज, विनिमय। एक्सचेंज का मतलब है अदला बदली। यह दो चीजों, सेवाओं या मुद्राओं की अदला बदली को दर्शाता है। उदाहरण, शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, यह वो जगह है जहां शेयरों की खरीद बिक्री होती है। विदेशी मुद्रा विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज, जब तुम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदलते हो, जैसे डॉलर को रुपए में या इसके विपरीत। 10. फाइनेंस। फाइनेंस, वित्त। फाइनेंस एक बहुत बड़ा क्षेत्र है।
यह पैसे के प्रबंधन मैनेजमेंट से संबंधित है। इसमें पैसे को कैसे कमाया जाए, खर्च किया जाए, निवेश किया जाए और बचाया जाए, ये सब शामिल है। उदाहरण: पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस तुम्हारे खुद के पैसे का प्रबंधन। कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस किसी कंपनी के पैसे का प्रबंधन। पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस सरकार के पैसे का प्रबंधन। 11. फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट सावधि जमा। ये एक तरह की जमा योजना है जो बैंक में होती है। इसमें तुम एक निश्चित अवधि जैसे 1 साल 5 साल के लिए एक निश्चित राशि लंप सम जमा करते हो। इस पर तुम्हें बचत खाते की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन तुम उस अवधि से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। उदाहरण: तुमने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट FD में जमा किए। अब तुम्हें 5 साल तक ये पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद तुम्हें 1 लाख रुपए और उस पर बढ़ा हुआ ब्याज मिलेगा। 12. फोरफीचर जब्ती। जब कोई व्यक्ति किसी नियम या समझौते का उल्लंघन करता है तो वो अपनी संपत्ति, अधिकार या पैसे खो देता है। इसे फोरफीचर कहते हैं। उदाहरण: मान लो तुमने एक घर खरीदा और किश्तों इंस्टॉलमेंट्स में भुगतान करने का वादा किया। अगर तुम किश्तें देना बंद कर देते हो तो बिल्डर तुम्हें घर से बेदखल कर सकता है और तुम्हारे द्वारा अब तक चुकाई गई राशि को भी जब्त कर सकता है। ये फोरफीचर है। 13. गारंटी। गारंटी प्रत्याभूति। गारंटी का मतलब है आश्वासन देना। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कर्ज या वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है तो उसे गारंटी कहते हैं। उदाहरण: तुम्हारा दोस्त बैंक से लोन लेना चाहता है, लेकिन बैंक को उस पर भरोसा नहीं है। बैंक कहता है कि अगर कोई और व्यक्ति गारंटी दे तो वे लोन दे देंगे। तुम अपने दोस्त के लिए गारंटी देते हो। अब अगर तुम्हारा दोस्त लोन नहीं चुका पाता तो बैंक तुमसे पैसे वसूल करेगा। 14. इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड क्षतिपूर्ति बंध पत्र। यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति, जिसे इंडेमनिफायर कहते हैं, दूसरे व्यक्ति, जिसे इंडेमनिफाइड कहते हैं, को किसी भी नुकसान या क्षति से बचाने का वादा करता है। उदाहरण: मान लो तुम्हारा कोई शेयर सर्टिफिकेट खो गया है। जब तुम कंपनी को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हो तो कंपनी तुमसे एक इंडेमनिटी बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को कह सकती है। इसमें तुम ये वादा करते हो कि अगर भविष्य में किसी को वो खोया हुआ सर्टिफिकेट मिलता है और वो कोई कानूनी दावा करता है तो तुम उस दावे से कंपनी को बचाओगे और सारा खर्च उठाओगे। 15. इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी दिवालियापन। जब किसी व्यक्ति या कंपनी के पास अपने कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा या संपत्ति नहीं होती तो उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां वित्तीय दायित्वों को पूरा करना असंभव हो जाता है। उदाहरण: एक कंपनी ने बहुत सारा कर्ज लिया और उसका बिजनेस ठप हो गया। अब वो न तो अपने कर्मचारियों की सैलरी दे पा रही है और न ही अपने सप्लायर्स का पैसा। ऐसी स्थिति में कंपनी को दिवालिया इंसॉल्वेंट घोषित किया जा सकता है। 16. इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट निवेश। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा लगाना इस उम्मीद से कि भविष्य में वो पैसा बढ़ेगा। उदाहरण: तुम अपना पैसा शेयर बाजार में, फिक्स डिपॉजिट में या किसी रियल एस्टेट में लगा सकते हो। ये सब इन्वेस्टमेंट के उदाहरण हैं। 17. लीज। लीज पट्टा। लीज एक कानूनी समझौता है जिसमें एक मालिक, लीजर, अपनी संपत्ति जैसे घर या जमीन को एक निश्चित समय के लिए किराए पर दूसरे व्यक्ति, लेसी को देता है। इसमें नियम और शर्तें तय होती हैं। उदाहरण: तुमने 2 साल के लिए एक घर किराए पर लिया। तुमने और मकान मालिक ने लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जिसमें मासिक किराया, रहने की अवधि और नियम लिखे हुए हैं। 18. लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट दीर्घकालिक ऋण। ये एक ऐसा लोन है जिसे चुकाने की अवधि लंबी होती है, आमतौर पर 1 साल से ज्यादा। उदाहरण: घर खरीदने के लिए लिया गया होम लोन एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट है क्योंकि इसे 15-20 साल में चुकाया जाता है। 19. लंपसम। लंपसम एक मुश्त राशि। लंपसम का मतलब है एक ही बार में पूरा भुगतान। उदाहरण: अगर तुम अपनी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने पर सारे पैसे एक साथ निकाल लेते हो तो उसे लंपसम पेमेंट कहते हैं। 20. मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन लाभबंदी। मोबिलाइजेशन का मतलब है किसी काम को करने के लिए सभी जरूरी संसाधनों जैसे पैसा, लोग, उपकरण को इकट्ठा करना और तैयार करना। उदाहरण: किसी नई फैक्ट्री को शुरू करने से पहले उसके लिए पूंजी जुटाना, मशीनें खरीदना और कर्मचारियों को नियुक्त करना, यह सब मोबिलाइजेशन का हिस्सा है। 21. मोराटोरियम। मोराटोरियम भुगतान स्थगन। मोराटोरियम का मतलब है भुगतान को कुछ समय के लिए टाल देना। ये अक्सर सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा घोषित किया जाता है ताकि लोगों को वित्तीय राहत मिल सके। उदाहरण: कोरोना महामारी के दौरान RBI ने लोगों को अपने लोन की किश्तें कुछ महीनों के लिए टालने की अनुमति दी थी। इसे लोन मोराटोरियम कहते हैं। 22. मॉर्टगेज। मॉर्टगेज गिरवी रखना। जब तुम लोन लेते समय अपनी कोई संपत्ति जैसे घर या जमीन बैंक के पास गिरवी, मॉर्टगेज रखते हो तो इसे मॉर्टगेज कहते हैं। अगर तुम लोन नहीं चुका पाते तो बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकता है। उदाहरण: तुमने अपने घर को गिरवी रखकर बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया। ये एक मॉर्टगेज लोन है। 23. आउटपुट। आउटपुट माइनस उत्पादन।
आउटपुट का मतलब है किसी प्रक्रिया या सिस्टम से निकलने वाला अंतिम उत्पाद या परिणाम। उदाहरण, किसी फैक्ट्री से हर दिन बनने वाली कारों की संख्या उसका आउटपुट है। एक कर्मचारी द्वारा एक दिन में लिखे गए कोड की मात्रा उसका आउटपुट है। 24. आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बकाया। जब कोई भुगतान अभी तक नहीं किया गया है तो उसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं। उदाहरण, अगर तुमने इस महीने का बिजली का बिल अभी तक नहीं चुकाया है तो वो बकाया आउटस्टैंडिंग है। 25. पेएबल। पेएबल माइनस देय। पेएबल का मतलब है जो चुकाना बाकी है। ये एक तरह का दायित्व, लायबिलिटी होता है। उदाहरण, अगर तुमने किसी सप्लायर से सामान खरीदा है लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है तो वो राशि तुम्हारे लिए पेएबल है। 26. पेमेंट। पेमेंट भुगतान। पेमेंट का मतलब है किसी चीज के बदले पैसा देना। उदाहरण, तुम अपने मोबाइल का बिल भरते हो, यह एक पेमेंट है। 27. प्रोग्रेसिव नोट। प्रोग्रेसिव नोट स्वच्छता हुंडी। प्रोग्रेसिव नोट एक तरह का वित्तीय दस्तावेज है जो लेन देन को प्रमाणित करता है। ये एक तरह की स्वघोषणा होती है कि एक व्यक्ति दूसरे को एक निश्चित राशि का भुगतान करेगा। इसे हुंडी भी कहते हैं। उदाहरण, पुराने समय में व्यापारी एक दूसरे को हुंडी जारी करते थे जिसमें एक निश्चित राशि का वादा होता था। ये एक तरह का अनौपचारिक वादा होता था। 28. रियलाइजेशन। रियलाइजेशन वसूली। रियलाइजेशन का मतलब है वसूली। ये किसी संपत्ति या निवेश को बेचकर उसे नकद में बदलने की प्रक्रिया है। उदाहरण, जब कोई कंपनी बंद होती है तो उसकी सभी संपत्तियों जैसे मशीनें, जमीन को बेचकर उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को रियलाइजेशन कहते हैं। 29. रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन संस्तुति। रिकमेंडेशन का मतलब है सिफारिश या सुझाव। जब कोई व्यक्ति किसी और के काम, योग्यता या किसी उत्पाद की प्रशंसा करता है तो उसे रिकमेंडेशन कहते हैं। उदाहरण, अगर तुम्हारा टीचर तुम्हारी योग्यता से प्रभावित होकर तुम्हें किसी नौकरी के लिए सिफारिश रेकमेंड करता है तो ये एक रिकमेंडेशन है। 30. रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन शोधन। रेक्टिफिकेशन का मतलब है सुधार करना। जब किसी दस्तावेज या खाते में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने की प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। उदाहरण, अगर तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में कोई गलत एंट्री हो गई है तो तुम बैंक से उसे ठीक रेक्टिफाई करने के लिए कह सकते हो। 31. रेकरिंग आवर्ती। रेकरिंग का मतलब है बार बार होने वाला। उदाहरण, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट ये एक तरह की बैंक स्कीम है जिसमें तुम हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हो। रेकरिंग एक्सपेंसेस। रेकरिंग एक्सपेंसेस वे खर्चे जो हर महीने या हर साल होते हैं, जैसे किराया या बिजली का बिल। 32. रिडीमेबल। रिडीमेबल प्रतिदेय। रिडीमेबल का मतलब है जिसे भुनाया जा सके। वित्तीय संदर्भ में इसका मतलब है कि एक निश्चित समय के बाद किसी बॉन्ड, डिबेंचर या शेयर को नकद में बदला जा सकता है। उदाहरण, रिडीमेबल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसे मैच्योरिटी डेट पर वापस कंपनी को बेचकर पैसे वापस लिए जा सकते हैं। 33. रिन्यूअल। रिन्यूअल नवीकरण। रिन्यूअल का मतलब है फिर से नया करना। उदाहरण, जब तुम्हारे मोबाइल का प्रीपेड प्लान या कोई बीमा पॉलिसी खत्म होने वाली होती है तो तुम उसे रिन्यू कराते हो। 34. रेवेन्यू। रेवेन्यू राजस्व। रेवेन्यू का मतलब है आय। ये किसी कंपनी या सरकार की कुल आय होती है जो वो अपने सामान्य व्यापारिक कार्यों से कमाती है। उदाहरण, एक रेस्टोरेंट का रेवेन्यू उसके खाने की बिक्री से आता है। 35. सेंसेक्स। सेंसेक्स माइनस शेयर सूचकांक। सेंसेक्स भारतीय शेयर बाजार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का एक शेयर सूचकांक स्टॉक इंडेक्स है। ये BSE की 30 सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय कंपनियों के प्रदर्शन को दिखाता है। जब सेंसेक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि इन 30 कंपनियों का औसत प्रदर्शन अच्छा है और बाजार में तेजी है। उदाहरण, अगर तुम टीवी पर आज सेंसेक्स 500 अंक ऊपर चढ़ा सुनते हो तो इसका मतलब है कि BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनियों के शेयरों की कीमतें औसतन बढ़ी हैं। 36. सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रतिभूति। सिक्योरिटी का मतलब है प्रतिभूति। ये एक वित्तीय दस्तावेज होता है जिसका कोई मूल्य होता है और जिसका स्वामित्व होता है, जैसे कि शेयर, बॉन्ड या डिबेंचर। उदाहरण, तुमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, वो शेयर तुम्हारे लिए एक सिक्योरिटी है। 37. शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट अल्पकालिक ऋण। यह एक ऐसा लोन है जिसे 1 साल के भीतर चुकाना होता है। उदाहरण, किसी बिजनेस के लिए कच्चा माल खरीदने के लिए लिया गया लोन एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो सकता है। 38. सरचार्ज। सरचार्ज अधिभार। सरचार्ज एक अतिरिक्त शुल्क होता है जो किसी सेवा या उत्पाद पर लगाया जाता है। यह टैक्स के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स भी हो सकता है। उदाहरण, अगर सरकार किसी खास आय वर्ग पर इनकम टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगाती है तो वो सरचार्ज कहलाता है। 39. सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट उचंत खाता। जब कोई लेन देन होता है और उसका हिसाब किताब तुरंत समझ में नहीं आता तो उसे अस्थायी रूप से सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। बाद में जब उस लेन देन का सही विवरण मिल जाता है तो उसे सही खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
उदाहरण, बैंक में किसी ग्राहक ने पैसा जमा कराया लेकिन गलती से अकाउंट नंबर गलत लिख दिया। जब तक सही अकाउंट का पता नहीं चलता, बैंक उस पैसे को सस्पेंस अकाउंट में डाल देता है। 40। ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह। ट्रेडमार्क किसी कंपनी का नाम, लोगो या चिन्ह होता है जो उसके उत्पादों या सेवाओं को दूसरों से अलग करता है। यह कानूनी रूप से सुरक्षित होता है। उदाहरण, नाइकी का टिक मार्क, एप्पल का कटा हुआ सेब या मैकडॉनल्ड्स का एम लोगो, ये सब ट्रेडमार्क हैं। 41। ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। यह एक आर्थिक घटना होती है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षों के बीच कुछ का आदान प्रदान होता है। उदाहरण, किसी दुकान से सामान खरीदना या बैंक से पैसे निकालना, ये सब ट्रांजैक्शन है। 42। ट्रांसफर। ट्रांसफर अंतरण। ट्रांसफर का मतलब है स्थानांतरण। ये किसी वस्तु, संपत्ति या अधिकार को एक व्यक्ति या जगह से दूसरे में ले जाने की प्रक्रिया है। उदाहरण, बैंक अकाउंट में एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करना। 43। टर्नओवर। टर्नओवर पूर्ण बिक्री। टर्नओवर का मतलब है कुल बिक्री। ये एक निश्चित अवधि में किसी कंपनी द्वारा बेचे गए कुल सामान या सेवाओं की कुल कीमत है। उदाहरण, अगर किसी कंपनी ने एक साल में 1 करोड़ रुपए का सामान बेचा तो उसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है। 44। अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन कम मूल्यांकन। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है कम मूल्यांकन। जब किसी संपत्ति का मूल्य उसकी वास्तविक कीमत से कम आंका जाता है तो उसे अंडर वैल्यूएशन कहते हैं। उदाहरण, अगर किसी घर की वास्तविक कीमत 50 लाख रुपए है लेकिन उसे सिर्फ 40 लाख रुपए का दिखाया गया है तो यह अंडर वैल्यूएशन है। 45। वैलिडिटी। वैलिडिटी वैधता। वैलिडिटी का मतलब है वैधता या मान्यता। यह किसी चीज की समय सीमा या वैधता को दर्शाता है। उदाहरण, अगर तुम्हारे मोबाइल प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है तो इसका मतलब है कि यह प्लान 28 दिन तक काम करेगा। 46। वॉल्ट। वॉल्ट माइनस तहखाना। वॉल्ट एक मजबूत और सुरक्षित कमरा होता है जिसका उपयोग महत्वपूर्ण दस्तावेजों, नकदी या मूल्यवान वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता है। उदाहरण, बैंक में बहुत सारा पैसा एक बड़े वॉल्ट में रखा जाता है। 47। विथड्रॉल। विथड्रॉवल आहरित। विथड्रॉल का मतलब है निकालना। यह बैंक खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया है। उदाहरण, एटीएम से पैसे निकालना एक विथड्रॉल है। 48। विथड्रॉल। विथड्रॉवल निकासी। यह भी विथड्रॉल का ही दूसरा अर्थ है जिसका मतलब है किसी चीज से बाहर निकलना। उदाहरण, किसी कंपनी से अपनी साझेदारी वापस लेना या किसी योजना से अपनी सदस्यता वापस लेना। 49। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी। वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो किसी बिजनेस को उसके दैनिक कार्यों को चलाने के लिए चाहिए होता है। इसे चालू संपत्ति, करंट एसेट से चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज को घटाकर निकाला जाता है। उदाहरण, एक बिजनेस को अपने कर्मचारियों की सैलरी, कच्चे माल की खरीद और बिजली के बिल जैसे रोजमर्रा के खर्चों को चुकाने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। 50। वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप माइनस समेटना। वाइंडिंग अप का मतलब है किसी कंपनी को बंद करने की कानूनी प्रक्रिया। इसमें कंपनी की सभी संपत्तियों को बेचकर कर्ज चुकाए जाते हैं और जो पैसा बचता है उसे शेयरधारकों में बांटा जाता है। उदाहरण, अगर कोई कंपनी घाटे में चल रही है और मालिक उसे बंद करने का फैसला करते हैं तो वे वाइंडिंग अप की प्रक्रिया शुरू करते हैं। कैसा लगा पार्थ? मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर तुम्हारे मन में कोई और सवाल है तो पूछ सकते हो।